को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। मैं जो हमारे प्रोफेसर साहब आए हुए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उनके जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में दो वाक्य कहना चाहूँगा। आपका पूरा नाम है डॉक्टर सरवर कुमार चहल और आप अभी वर्तमान में प्रोफेसर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ HOD भी है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, और उससे पहले आप डीन भी रहे हैं। अभी आपका ह्यूमैनिटीज़ में अभी टेन्योर कंप्लीट हुआ ही है। और इसके अलावा आपके अंडर में जो है 13 लोग, 16 लोगों को PhD अवार्ड हुई है। 100 से ऊपर आपने MPhil का जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें भी गाइड किया है। और वहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले शोध पीठ है या चेयर जो हम कहें, उसके भी आप अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और आपने अभी जो है इस यहाँ पर जो चल रहा है हिंद दिग्ग उत्सव, उसमें ये पब्लिशर हैं, राइटर्स हैं, इन सब तरह के लोग आए हैं सिनेमा जगत से जुड़े हुए, और युवा जो क्रिएटिविटी रखते हैं सभी तरह के फील्ड में। तो आपकी अभी वर्तमान में ही करीब 4-5 महीना हुआ है। उससे पहले एक बुक पब्लिश हुई, उनकी स्वयं की आत्मकथा है कि जख्म अभी ताज़ा है। तो उसका कल साहब का इंटरव्यू भी हुआ था, राकेश कुमार सिंह साहब ने किया था, तकरीबन आधे घंटे तक इंटरव्यू चला था। तो और साहब ने कोई छुपाने वाली काम नहीं करा है, आपने सीधा लिखा है कि एक जो है दलित राइटर की आत्मकथा। तो इस तरह से ये साहब का योगदान रहा है। और बहुत सी जगह स्टेट हमारा जो PSC होती है, UPSC होती है। हाँ ठीक है सर। तो थोड़ा सा मैं एक दो बातें रख देता हूँ। सर ने बता ही दिया, मेरा परिचय दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका दान सर। हरियाणा से आया हूँ। अभी जो आज की जो चर्चा है वो खास कर ये जो मेरी आत्मकथा पब्लिश हुई है, क्योंकि ये जो हिंद युग उत्सव हो रहा है ये एक साहित्य का लिटरेरी फेस्टिवल है। इसी फेस्टिवल में मैं भाग ले रहा हूँ। और इस फेस्टिवल में देखिए जो दलित और बहुजन जो समाज आपका, उसकी आवाज़ को सिर्फ मैं अकेला रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज कितना पीछे है। मैं अभी पब्लिशर से बात कर रहा था, अभी 2 मिनट पहले मैंने उसको ये कहा कि भाई एक सेशन जो है जैसे स्त्री विमर्श पे किया है, इसी तरह दलित विमर्श पे भी होना चाहिए था। तो उसने कहा कि सर क्या करें, राइटर ज़्यादा तैयार नहीं होते, जैसे आप तो आ गए बाकी ज़्यादा, इसलिए आप पे एक सेशन उन्होंने कहा आप पे, इसलिए सिर्फ आप पे एक सेशन हमने रखा। जो भी है, तो हमारे लोगों की कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कम है ना। वो लोग देखिए, हमारा एक कॉमर्शियल वैल्यू भी है हमारी। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो दलित लेखन है, ये जो विषय है, इस पे अब एक अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है। सारी दुनिया इसके बारे में इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन हमारे पास जो क्रिएटिव लोग हैं हमारे पास प्रतिभा है, लेकिन उनकी राइटिंग सामने नहीं आ रही है। और पिछले जो है 10-12 साल से तो पता नहीं क्या हो गया, पहले फिर भी दलित आत्मकथाएँ और काफ़ी साहित्य आ रहा था, अब थोड़ा सा कमी आई है। मैंने इसी पीरियड में ये आत्मकथा लिखी। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में फ़ेलो था। मैंने वहाँ 2 मिनट आप लोग अपने फ़ोन को थोड़ा सा विराम दीजिए। तो मैं फ़ेलो रहते हुए मैंने फूले पे, ज्योतिराव फूले पे वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था। उसी दौरान, उसी पीरियड में सर, ये मेरी जो आत्मकथा मैंने लिखी थी। हालांकि इसको लिखने का काम पहले से भी चल रहा था, बचपन से ही कुछ कर रहा था। और हिंद युगम प्रकाशन को मैंने बस अपनी वैसे ही अप्लाई किया था, कई पब्लिशर्स को, इनको ही भेज दिया। तो मेरिट पे इन्होंने जो है अपना रिव्यू वगैरह करा के इसको सिलेक्ट किया, और इस तरह से ये राइटिंग पब्लिश हुई। एक अच्छी बात ये है, हिंद युगम की इनकी तारीफ जरूर मैं करूँगा कि ये लोग किताबों की रॉयल्टी भी दे रहे हैं। ज़्यादातर इस देश में लेखकों का शोषण होता है। इन्होंने जो है विनोद शुक्ल की किताब का जो है रॉयल्टी दी, अभी काफ़ी अच्छी चल रही है। वो दीवार में खिड़की रहती थी, और उसकी 30 लाख रुपये रॉयल्टी दी है। मेरी खुद की किताब की रॉयल्टी 3 महीने की 6,000 रुपये मुझे मिली है। तो मतलब ये राइज कर रही है। इसको पॉपुलर देखिए, अपने समाज के लोगों का भी एक फर्ज आपको ही बनाना है।
ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक किताब थी जूठन, आपको पता होगा, वो भी एक बेस्ट सेलर किताब थी, पूरी दुनिया में छा गई थी। और उसको भी हमारे लोगों ने ही उसको एक आंदोलन बना दिया। वाल्मीकि भी संयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में फैलो रहे थे और मैं भी वहाँ फैलो रहा। तो ये जो कहानी है ये मेरी बचपन के बनने की कहानी है। आप लोग शायद इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, इस किताब को आप लोग खरीदेंगे, यहाँ पे स्टोर भी लगी हुई है। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी और भी इसको सर्कुलेट करना चाहूँगी आपके ग्रुप से। ये मेरे बचपन की बनने की कहानी है। किस तरह से मैंने ये रोहतक से शुरुआत होती है। मैं रोहतक मेरा जन्म स्थान है। एक शहर के बैकग्राउंड में, ज़्यादातर दलित आत्मकथाएँ ग्रामीण बैकग्राउंड के ऊपर होती हैं। एक शहरी बैकग्राउंड में ये कहानी का विकास होता है। एक आम धारणा भी ये लोगों की शहरों में कहा जात पात है, लेकिन उसमें मिथकों को भी तोड़ती है। कई लोग ये कहते हैं अपनी जात पात रही ही नहीं, उस सारे मिथकों को ये तोड़ती है। तो रोहतक से मेरे बनने का जो सफ़र है वो कैसे, मतलब हम लोग जो नीचे से उठ के आते हैं खासकर, उनकी ज़िंदगी जो है वो इतनी बनती नहीं बल्कि बर्बाद ज़्यादा होती है। मेरा ये मानना दलित आत्मकथा या कोई भी आत्मकथा राम कहानी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक सामाजिक इतिहास होता है, सोशल हिस्ट्री है। मैं कल भी बोल रहा था यहाँ पे। तो क्योंकि जिस समाज में हम पैदा होते हैं उस समाज में ही अनेक प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे भी हालात हैं उसी में हम बनते हैं, उसी में हम लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। कभी कभी हमारे जैसे लोग तो बर्बाद ही होते हैं। तो इस तरह से वो स्ट्रगल रहा, कितनी बार डिरेल जिंदगी हुई या होने का खतरा पैदा हो गया, कितनी बार जो है जान पे भी खतरे आए, कितनी बार मरते मरते बचे, कितनी बार पढ़ाई छोड़ने का खतरा हुआ। तो वो सारे चैलेंज मेरे ख्याल आप सब लोगों ने भी, क्योंकि आप भी उसी ग्रुप से आते होंगे, झेले होंगे। तो ये कहानी आपकी अपनी कहानी भी लगेगी आपको। और इस कहानी को आप लोग आज इसी किताब पे हम खासकर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कुछ आपकी रुचि हो, कुछ आपके सवाल हो, तो वो अभी हम उस पर बात कर सकते हैं। तो शुरुआत हम जो है सर आपसे ही करते हैं। आपके जहन में कोई न कोई सवाल, बाकी लोग भी जो है सोचिए अपने सवाल। सर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और मैंने महसूस किया है, आज जो एडवर्स आज जो प्रतिकूल परिस्थितियों से ST SC OBC आगे बढ़े हैं, वो लोग बढ़ तो गए, लेकिन जिस तरह से उनको, चाहे इंटरव्यू बोर्ड में बैठे या यूनिवर्सिटी में रहे या डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन रहे, किसी भी फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में रहे, जितना उनको सहयोग करना चाहिए वो लोग नहीं करते, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। आत्मकथा के संदर्भ में हम तो ज़्यादा पढ़ी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये सवाल, अगर मैं आपका सवाल समझ लिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप जो अभी 30 साल से हैं, तो आपने अपने जीवन में आप जैसे कितने लोगों को सफल किया है, बस वो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, और किस तरह की आपने मदद करी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये वास्तव में जो है एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ओरिजिनल सवाल है, और ये सवाल मेरे से किसी ने पूछा नहीं। देखिए, हम लोग जो नीचे से उठते आते हैं ना, हमारी एक स्प्रिट ये होती है, हालांकि हमारी कोई मदद नहीं करता नॉर्मली, हमारे ना कोई टीचर मदद करते, टीचर हमारे दुश्मन हो जाते हैं। तो ये मेरी आत्मकथा में आपको मिलेगा कि जितने हम अच्छा परफॉर्म करते हैं उतने ही हमारे टीचर्स को, दूसरे लोगों को ईर्ष्या होने लगती है। तो ये जो अनुभव होता है ना हमारा, बैठिए सर, इस अनुभव का हम ऐसा नहीं कि कोई बदला ले, यानी समाज एक ऐसा समाज है, या ये जो बहुजन समाज, इसमें इस तरह की भावना नहीं है जैसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं। जब हमारे हाथ में ताकत आती है, हम फिर सामाजिक न्याय दूसरों के साथ हमेशा न्याय करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो आपका जो सवाल था सर, हमारा जो फ़र्ज है वो अपने समाज के प्रति भी है। उसमें तो मैं एक प्रोफेसर था, तो बाकी सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं प्रोफेसर के। तो पहली बात तो देखिए, हज़ारों स्टूडेंट की लाइफ बनाने में एक प्रोफेसर का जो रोल होता है वो इन जनरल है ही, जैसे आप पढ़ाते हैं उसको वो होनेस्टली। दूसरा जो आपने कहा जिन लोगों की पर्टिकुलरली सीखी, कम से कम 1 बच्चों को मैं फिर बुरा नहीं, 2 बच्चे, मतलब एक रिकॉर्ड ही होगा शायद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बच्चों को एमफिल कराया होगा और 16 बच्चों को PhD करा दिया। मोस्टली दलित बैकग्राउंड की बच्चे
बच्चे होते हैं या फिर गरीब बैकग्राउंड के सवर्ण समाज के बच्चे, तो मैं ज़्यादातर उस घर से भी जो लोग हैं जिनको ये सवर्ण समाज में एक प्रॉब्लम है, जो खाते पीते बैठते होते हैं सारे टीचर ले लेते हैं, वहाँ भी जो गरीब है वो छूट जाते हैं अक्सर। तो उन सब को हम हेल्प करते हैं। तो इतने सारे लोग जो है सर्विसेज में गए हैं, उनकी भी हमने हेल्प करी है, तो मैं उसको पूरा आंकड़ा नहीं दे पाऊँगा। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने सारे जो भी आए हमारे पास एग्जाम्पल जिसको आप एग्जाम्पल दे सको कि जो आप इस तरह का कोई स्टूडेंट आपका निकला हो। नहीं, मैं एग्जाम्पल भी कही है। जैसे मेरा एक आया हुआ स्टूडेंट है पवन मोदी है, वो आजकल डिग्री यूनिवर्सिटी में जो कि उसका है जो उसका जो वहाँ की जो अकेडमिक काउंसिल है, अभी उसका मेंबर सेलेक्ट हुआ, तो वो उसको नहीं पढ़ाता है वो, और एक अच्छा डायनेमिक लीडर भी है अकेडमिक लीडर। इसी तरह एक हमारा मेरा स्टूडेंट है वो DSP के पोजीशन पे है, अब थोड़े दिन में शायद SP भी हो जाएगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिंसिपल के पदों पे काम कर रहे हैं, मैं सबके नाम नहीं लेता हूँ, ऐसे वही ऐसे हैं बहुत कम से कम भी जो है 40-50 ऐसे भी होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और स्कूल में जो काम की नहीं है, तो मैं मतलब वो गिनाने का समय नहीं है। नहीं ऐसे नहीं होता मुझे। लेकिन हाँ एक सेटिस्फेक्शन है, हाँ वो उससे जो चीज़ हमने झेली हम नहीं चाहते थे दूसरे लोग भी बच्चे खास कर। और सवाल ले लेते हैं आप लोगों की तरफ से किसी की तरफ से। सर जैसे कि आप बता रहे हैं, आप सीनियर हैं जूनियर हैं। थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया रविशंकर यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर। इसके पहले मैं 10 साल तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रोटोकॉल का काम देखा हूँ, और मुझे पूरा सर्विस रेंज जो है 27-28 साल हो चुका है, और मेरे पास में बहुत सारी डिग्रियां हैं। क्योंकि मैं लॉ में PhD हूँ, मुझे आज तक जीवन में गांव से लेकर अभी तक न तो मुझे किसी ने दलित शब्द का प्रयोग किया, और न ही मेरे जीवन में चाहे नियुक्ति में पदोन्नति में आज तक मेरे साथ में कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ इसका मतलब नहीं है कि सभी के साथ नहीं हुआ है। ये हाइपोथेसिस कहा जा सकता है कि अन्य के साथ में होता है। तो हम जो सोच रहे हैं सर, आप भी ऐसा सोच रहे हैं, क्या हकीकत में होता है या नहीं होता है? आपके इतने सालों के अनुभव में आपके साथ पहले बताइए, उसके बाद में आपकी जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं, क्या हकीकत में उनके साथ हुआ है? मैं बताता हूँ इसका जवाब। वैसे ज़्यादा लंबा ये कैंटीन की तरह कैसे पढ़ोगे ना, इसका टाइटल ही ये है ज़ख्म अभी ताज़ा है। ये ज़ख्म मेरा तो कभी पढ़ने नहीं दिया गया। यानी कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी में जब लेक्चरर की अपॉइंटमेंट हुई, उससे पहले तो स्ट्रगल था ही, गरीबी का निकाह, भेदभाव का सारा बहुत सारी अड़चने, बहुत सारे बड़े कठिन अनुभव। मैं पढ़ना थोड़ा सा बता पाऊँगा। और दूसरी चीज़ है, प्रोफेसर बनने के बाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। इस तरह से एकेडमिक जो वर्ल्ड हो उसमें देखिए वैसे भेदभाव शायद नहीं होता, जैसे आप कह रहे हो ना आपके साथ नहीं होता, बट वैसे नॉर्मली नहीं होता। लेकिन जब हम दलित मुद्दे उठाने लगते हैं, मेरे साथ इस तरह का इन कारणों से हुआ है। जब मैंने दलित स्टडीज दी थी, हिस्ट्री में तो दलित प्रॉब्लम है, मैंने दलित स्टडीज से जुड़े हुए टॉपिक देने शुरू किए बच्चों को। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। अम्बेडकर से जुड़े हुए, फुले से जुड़े हुए टॉपिक देने शुरू किए, यहाँ से झगड़ा शुरू होता है। और वो झगड़ा जो है इस लेवल तक गया, मैंने काफ़ी बड़ा जिक्र भी किया उसका, कि मेरी एक्सप्लेनेशन तक कार हो गई, पूरा गैंगअप हो गया डिपार्टमेंट का। काफ़ी सारे प्रोफेसर जो है एक तरफ हो गए मेरे खिलाफ। उससे लड़े हम, SC/ST कमीशन तक गया मैं, और अल्टीमेटली वो मामला जो है सेटल हुआ। उसके बाद जितनी मेरी प्रमोशन हुई है, हर प्रमोशन में देखिए हम प्रमोशन उनके कारण नहीं हुए, उनके बावजूद अपनी काबिलियत के दम पे हमने प्रमोशन दी है। ये लड़ाई जो है आज भी, देखिए इतने बड़े पद पे मैं टीम जैसे पदों पर रह लिया, आज भी ये समाज एहसास करा देता है। मेरे खुद प्रोफेसर जमात के लोग ये एहसास करा देते हैं कभी न कभी क्या। तो दूसरा मेरे स्टूडेंट्स के साथ, आप कह रहे हो ना छात्रों के साथ, तो क्योंकि मैं था उनकी शील्ड, उनकी ढाल मैं था, छात्रों के साथ भी मैंने बहुत देखा है, लेकिन उनके लिए मैं लड़ गया, पर नुकसान नहीं हो गया। तो ये समाज
समाज जितना ऊपर से दिखता है, जब हम अपने मुद्दे उठाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तब ये हमारा कई दुश्मन हो जाता है। चुप रहे तो बहुत अच्छा है। पता नहीं, मुझे ये जैसे लगता हो है। सकता है आपके कुरुक्षेत्र में होता होगा, नहीं, लेकिन चलो इस सर तरह की- सर मेरा अपना अनुभव है। चलो आप हमारे बता पंडित दिए। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में सर भी हैं, सर को भी जानते हैं किस राष्ट्र का है, कौन से विषय में बात करते हैं। मैं खुद ही PhD 8 लोगों को करा चुका हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो है मेरा 3 चलो ठीक है। थीसिस भी आ चुके देखो मैंने अपना अनुभव बताया जी सर। और दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिबेट का मुद्दा नहीं बनाते हम इसको। कुछ कारण रहे होंगे, हो सकता है झारखंड में दलित आदिवासी आबादी ज़्यादा है, इसके कारण थोड़ा सा होगा जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम तो और लोग भी आए। नमस्कार, आइए प्लीज। हाँ अच्छा, मैं डॉक्टर अशोक बैरागी। अपना परिचय। मैं डॉक्टर अशोक बैरागी, AFT यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ सिनेमा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हाँ सर, थोड़ा सा हाँ सर, मैं जैसा कि ये चैप्टर ऐड में विवाह के संबंध में लिखा है हाँ हाँ कि 1992 में ही आपकी जॉब हो जाती है, लेकिन 96 में जाकर मैं थोड़ा पढ़ रहा था इसमें एक जद्दोजहद रही। अक्सर ये होता है कि जब सरकारी जॉब हो जाती है तो फिर घर वालों की भी एक इच्छा होती है कि लड़की भी समकक्ष हो, पढ़ी लिखी हो। लेकिन नीचे पैरा में मैं पढ़ रहा था कि आप कहीं सोच रहे थे कि ठीक है थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो तो चलेगी और सभी लड़कियां तो सुंदर हो। वो दिमाग में क्या आपको नहीं आ रहा था कि कोई प्रोफेसर अपने ही कम्युनिटी से या दूसरी भी कम्युनिटी में हम शादी कर लेते हैं, प्रोफेसर होनी चाहिए। बहुत तो प्यार। वो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। मैं पूरा प्रश्न पढ़ोगे ना तो आपको कुछ और बात मिलेगी। बेसिकली मेरा जो आइडिया था ना, मेरा आइडिया क्योंकि मैं बहुजन आइडियोलॉजी के प्रति जो फूले अम्बेडकर जो आइडियोलॉजी उसके प्रति कमिटेड रहा हूँ शुरू से। मेरा विचार ये था कि जो अपना जो बहुजन समाज है ये भी जातियों में बटा हुआ है। तो मैंने ये सोच रखा था कि, और मेरे फादर की भी ये प्रेरणा थी कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करूँगा और इंटरकास्ट मैरिज किसी अपर कास्ट में जाकर नहीं करूँगा, अपने दलित समाज में अपने से भी नीची जाति में जाकर करूँगा। ये आइडिया था मेरा। और हमारे यहाँ हरियाणा में जो वाल्मीकि जाति होती है उनको बंदी भी कह देते हैं, मतलब उस परंपरागत भाषा में। तो उस कम्युनिटी से मैं सोच रहा था कि मैं कोई लड़की ढूंढूं और उसके लिए मैंने प्रयास भी किया। वो सारी स्टोरी इसमें मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी मैडम, हाँ जी आइए। कवि ये है थोड़ी सी बहुत हमारी फेमस, बहुत फेमस कवि है, मैडम भी आइए, कवित्री है। बैठी बैठी जैसे कोर्ट में बैठो ना, ले आओ और कैसी है? अभी बेटी भी आई है साथ में। बोल जा। चलो थैंक यू। तो मैं ये जो आपका सवाल था नहीं, थोड़ी देर बाद आई। सर, मैं एक चर्चा चल रही है हमारी। एक तो कारण ये था, दूसरा जो आपने पूछा था ना ये सवाल, हाँ जी आपका सवाल, तो एक तो ये था। दूसरा मेरा ये कभी आइडिया नहीं रहा कि मैं कोई जो है अच्छे ऊँचे परिवार की, ऊँची जात की, अमीर परिवार की या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, इस तरह का बिल्कुल मेरा मतलब जीवन संगनी मैं चुनूँगी इस तरह का नहीं था। क्यों, मेरा बस बेसिकली इसमें जो ना जो मिशनरी जो भावना है ना जो आइडियोलॉजी की, वो ये थी कि भाई हमें कास्ट को तोड़ना है, जाति के दायरों से बाहर निकला है। इसलिए मैंने ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या प्रोफेसर हो। हालांकि मैं निजी तौर पे इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लड़कियाँ पढ़ें, कामयाब हों, बड़े पदों पे जाएँ। लेकिन क्योंकि उस तरह की लड़की मिलनी मुश्किल थी थोड़ा सा मेरे लिए, खासकर इंटरकास्ट जब मैरिज था, तो इसलिए फिर ये बात आपको इसमें देखने को मिलेगी। और पूछिए ज़रा। इसी में एक चीज़ और पूछना कि अक्सर कभी कभी ये होता है कि ठीक है हमने शादी कर ली, जैसे हाल ही में मैंने शादी की, तो अब मेरे दिमाग में ये है कि मैं भी अपनी वाइफ को कहीं PhD में एनरोल्ड करा दूँ, उन्होंने मास्टर किया है, तो ऐसा कुछ आप भी सोच रहे थे कि मैम को भी अब पढ़ाकर फिर भी उनको एकेडमिक लाइन में लाएं या? ना ये भी अच्छा सवाल है। बेसिकली देखिए मैं मैडम की जो इच्छा है ना सबसे बड़ी चीज़ वो मैटर करती है ना, मैटर तो वो करती है ना। तो मेरी जो शादी जिस लड़की से करी मैंने, देखिए हमारी जो है ना लव का अरेंज मैरिज है एक तरह से। तो जिस तरह की लड़की मुझे चाहिए थी वैसी मुझे मिल गई अल्टीमेटली। तो मैंने मैडम पे ही छोड़ दिया ये कि आप और पढ़ना चाहती हैं तो आपको पूरी फ्रीडम है। देखिए कई तरह की लड़कियाँ होती है, अब लड़कियों के ऊपर आजकल ये और दबाव आ गया कि भाई उनको पढ़ के जो है पति के बराबर कमाना ही है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, उनको उनका डबल वो हो जाता है। वो देखिए
नौकरी भी करती हैं, घर का काम भी मोस्टली महिलाएं ही करती हैं। मैडम ने ये चुना कि भाई नहीं, मैं जो है आराम से अपने अपने घर को संभालूंगी और नौकरी वोकरी करना मेरे बस का नहीं है। मैंने कहा ओके। तो इस तरह से जो है हमारी लाइफ जो है बड़े शानदार ढंग से चली। और कोई सवाल? हाँ सवाल मेरा से है, उसके पहले मैं बस एक इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता हूँ। आपके जो यूनिवर्सिटी में टीचिंग डिपार्टमेंट कितने फैकल्टी हैं जो SC/ST कैटेगरी? मेरा फैकल्टी डिपार्टमेंट में क्या सारी ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में अब तो फैकल्टी की वैसी शॉर्टेज हो गई है, ज़्यादातर लोग रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती ज़्यादा हुई नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में लकीली 2 टीचर हैं अभी, जो टोटल जो है 3 या 4 टीचर हैं पूरे यूनिवर्सिटी में। पूरी यूनिवर्सिटी में लगभग SC/ST कैटेगरी को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है हमारे यहाँ। जो है ओवरऑल जो है 60 या 70 के आसपास फैकल्टी है। अब जो है जब से 13 राष्ट्र रोष्ट का जो फैसला हुआ है, उसके बाद जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ना, उसके बाद फिर जो भर्तियाँ हुई है तो हमारी काफ़ी पोस्टें आई। तो अब इतना ज़्यादा बैकलॉग बचा है, अब भर्तियाँ ठीक ठाक नहीं है। मैं जो समझा हूँ, हाँ, मेरी 89 की ज्वाइनिंग है और लगभग 35 ईयर से एबव मैंने सर्विस जब हम ज्वाइन किए हमारी यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट जब आज तो 2000 तो आप अपने यूनिवर्सिटी में इस रेशियो को जो रोस्टर के लेवल पे लाने के लिए कोई संगठन आपके यहाँ काम कर रहा है, उसमें आप ये किस पोजीशन ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। असल में हम लोग जब यूनिवर्सिटी में आए ना, उस समय दलित चेतना भी जोरों में लिए 90 के दशक की बात है। और यूनिवर्सिटी में जो पहला एक संगठन खड़ा किया गया था, जब मैं 95 में आया था, मेरी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी वो रोहतक में MD यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ ऑलरेडी एक स्ट्रगल चल रहा था बच्चों का, खासकर जो है रोस्टर को करने के लिए या बैकलॉग को करने के लिए। मैं उसी तरह में आया तो हमारे यहाँ भी एक संगठन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट। स्टूडेंट का जो यूनिवर्सिटी का अपना एक संगठन के जो अर्लियर जो लीडर थे, पहले 3-4 लीडर, वो मेरे PhD स्टूडेंट रहे। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस संगठन में जो भी इंटेलेक्चुअल फीडबैक हो या गाइडलाइंस मिल रहा था, वो मोस्टली मेरा मार्गदर्शन था। उसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो भी मेरा स्टूडेंट था, उसने एम किया था मेरे अंदर। उसके बाद जो है और लोग आए, जैसे मैंने पवन कॉपी का नाम लिया, एक बार कुमार भोला थे, वो उसने मेरा ड्राइव किया, तो फर्स्ट उसका लीडर था। उसके कुछ लोग और वहाँ से निकल के दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, वो भी संगठन से, जैसे डॉक्टर करणवीर चमार थे, वो MD यूनिवर्सिटी में चले गए। बाद में हम लोगों ने वो जो संगठन खड़ा किया, मैं देखिए सीधा तो बात नहीं निकल सकता था, मैं नौकरी में था, लेकिन मैं आई वॉज वर्किंग बिहाइंड द कर्टेन्स, ये पर्दे के पीछे काम करना होता। उन संगठन की जितनी भी मांगे थी वो ज़्यादातर मेरी ड्राफ्ट की हुई है, और ज़्यादातर हमने जो है अपने बैकलॉग से लेके और छोटे छोटे काम, इवन हमने रोस्टर के भी जो रेट हैं, सॉरी इसके जो होता है ना प्रोस्पेक्टस के भी रेट हमने 1/4 करवा दी है। इतनी सारी चीज़ें हमने करवाई है यूनिवर्सिटी से। हमारे यहाँ जो है बच्चों को काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल रही है, जिनमें से मैं ज़्यादा बड़ी दावा नहीं करूँगा कि बच्चे फर्स्ट करेगा, लेकिन मेरा ही अपना एक रोल रहा है उसमें, उस पर मार्गदर्शन। तो कम से कम 4 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो उसके लगातार प्रेसिडेंट रहे, शुरुआती दौर में, बाकी तो मेरा नहीं, तो ये तो स्टूडेंट तो फ्रंट पे आप काम करते हैं, टीचर उसमें या एम्प्लॉय जो है वो तो बिहाइंड पैटर्न में काम करते हैं। मेरा पूछना है कि एज ए प्रोफेसर या टीचिंग फैकल्टी आप लोगों ने कोई अपने कैटेगरी का एसोसिएशन बना के उस रोस्टर को फुलफिल करने का प्रयास? ये भी बढ़िया सवाल है, ये बात छूट गई थी। हमने खुद टीचर्स का भी एक जो है संगठन बनाया, ये भी हमारे लोगों के ही आने के बाद हुआ, मतलब मेरी जो जनरेशन भी वो टीचर भी थे, और उसका नाम था डॉक्टर DR अम्बेडकर टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इसी तरह से संगठन का नाम हो गया। और वो संगठन काफ़ी देर तक सक्रिय भी रहा है, जब तक हमारे ज़्यादातर रोस्टर के जो मुद्दे थे, बैकलॉग के मुद्दे थे,
जब तक वो सेटल नहीं हो गया, आज की तारीख में ज़्यादातर हमारे मुद्दे जो है सेटल हो गए, इसलिए वो संगठन उतना एक्टिव नहीं है। हालांकि हम लोग जब भी कोई मुद्दा आता है इकट्ठे होकर मिलते भी हैं प्रशासन से और हमारी बात सुन लेती है। हमारे यहाँ जो है ना, देखिए बहुजन आंदोलन बेसिकली पंजाब से और हरियाणा से निकला है। अगर आप ध्यान से देखें, काशीराम जो है पंजाब से निकले थे, हरियाणा में सैकड़ों यात्राएँ करी। हमारे यहाँ दलित चेतना बहुत ज़बरदस्त रही है। बाद में यूपी में एंट्री होती है, बाद में जो है आपके प्रांतों में आता है। तो हम उन लोगों में हैं जो शुरुआत करने वाले लोग हैं। तो थोड़ा सा मेरी कहानी में भी वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ज़रा किसी और दोस्त का मैं एक क्वेश्चन और तो थोड़ा सा अगर आत्मकथा पे ही केंद्रित है तो क्या कर लो। सर आप क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। आत्मकथा, देखिए आत्मकथा तो हमने पढ़ा नहीं समझ, आपको जब पढ़े तब क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने जैसे दलित विमर्श या दलित आंदोलन की बात है, उसी पे केंद्रित करना चाह रहे हैं क्योंकि आपका बेसिक ही उसी पे है, जख्म अभी भरा नहीं या ताज़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने भी दलित आंदोलन किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप दलित आंदोलन के संदर्भ में क्या कहना चाहें। जैसे हम दलित आंदोलन की बात करें तो हमने तो जैसे कहा कि आप कर्टन के पीछे रह के बात, हमने तो फ्रंट पे आके किया। मैं PhD नेट सेट हूँ और मैंने संघर्ष किया, संघर्ष के परिणाम से ही आज ऐसा है कि मैं उस लाइन पे नहीं आ सका, लोगों ने मुझे आना नहीं दिया। आसिया साहब, रोतिया साहब, वैरे साहब, हम साथ में मालूम होगा। और हमने भले उस कुर्बानी को किया, वेल क्वालिफाइड होते हुए भले नहीं हुआ, पर हमने संघर्ष किया और दलित आंदोलन को बढ़ाए रखा। आज 2 दर्जन हमारे किसी फैकल्टी यूनिवर्सिटी में SC/ST कैटेगरी से काम कर रहे हैं। तो दलित आंदोलन में हम पीछे नहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इससे हटके आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि इस दलित आंदोलन को, दलित विमर्श को हम छत्तीसगढ़ में और किस रूप में आगे कर सकते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा सवाल, आपने कई सवाल पूछे और मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए, जो दलित आंदोलन है इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। एक आंदोलन इसका नेशनल लेवल का बन सकता है, एक टीचर्स का आंदोलन बन सकता है, एक स्टूडेंट का बन सकता है, एक लिटरेरी भी बन सकता है, जैसे मैंने अपनी किताब कहानी लिखी है। तो बहुत सारे तरीके हैं, सब अपने, देखिए सब लोग एक तरीके से भी काम नहीं कर सकते। इसका एक तो मेरी एडवाइस हम्बली ये रहेगी कि हम सब लोग अपनी लेखनी उठाएं, खासकर हम सारे के सारे प्रोफेसर हैं या इंटेलेक्चुअल क्लास से हैं, और अपना साहित्य रखें, अपनी बात को। देखिए, जब साहित्य में रूप दे देते हैं ना, वो स्थायी हो जाता है, वरना हमारे जो एक्सपीरियंस है वो मिट जाएगा। बाबा साहेब कहते हैं कि भाई इंसान मॉर्टल है एंड मॉर्टल आर द आइडियाज, है ना। विचार भी कोई ऐसा नहीं कि कोई अमर होते हैं, तो विचारों को सहज के रखने के लिए लिखना पड़ता है। तो एक तो मैं छोटी पहली सलाह तो मैं यही दूँगा, आपने जो सलाह मांगी है। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं, आपने देखो जिस लेवल पे इसको लेके आए हो, जैसे हमने अपनी यूनिवर्सिटी में जो आंदोलन को जिस लेवल पे ले आए, ज़्यादातर हमने पोस्टें भी भरवा ली हैं, स्टूडेंट के ही मुद्दे ज़्यादातर सोल्व हो चुके हैं। तो उस लेवल पे इसको बनाए रखें। अभी बाबा साहेब की सलाह काम आती है। बाबा साहेब कहते हैं इस आंदोलन को मैं जहाँ तक ले आया, कम से कम वहाँ तक इसको बनाए रखें। तीसरा है ये जो राजनीतिक लेवल पे हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँ। आज राजनीतिक लेवल पे हमारा आंदोलन थोड़ा सा मतलब डाउन पे है, उसके अपने कारण हैं। अब उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। जो एक पार्टी बनी थी हमारी बहुजन समाज पार्टी, जोश था, हम सब उसकी लीडरशिप में भी जो है बहुत दिलेरी थी और बड़ा हिम्मत से वो लोग बात करते थे। तो हम लोगों ने पूरा राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। अब वो किन्हीं कारणों से वो डिक्लाइन पे है। लेकिन मैं एक बात कह दूँ, ये जो बहुजन का आइडिया है ना, जो साहब काशीराम ने दिया था, असल में फूले ने दिया था, फूले से वो लेके आए थे। बहुजन का आइडिया समाज में बहुत गहराई तक पेनिट्रेट कर गया है। ये बात मैं बार बार कहूँगा अंडरलाइन करके। ज़्यादातर दलित और पिछड़े लोगों में भी, पिछड़ों में और आदिवासियों में ये विचार चला गया है कि हम लोग इस देश के एक मूल निवासी वाला विचार, हम मेजोरिटी वाला विचार, हम लोगों को एक होना है, हमारी एक आइडेंटिटी का विचार, हमारे एक आंदोलन का विचार, ये पेनिट्रेट हो गया। और असली जो है इस देश में, असली जो पैरेलल पॉलिटिक्स है ना, एक पॉलिटिक्स वो है जो प्रेजेंट रिजिम कर रहा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता उनकी पॉलिटिक्स, लेकिन उसके मुकाबले में पॉलिटिक्स ये बचती है, बहुजन पॉलिटिक्स। जरा मैं उदाहरण देता हूँ। इस देश की जो नेशनल पार्टी है, अपोजिशन पार्टी, डॉक्टर साहब
आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। इस पार्टी के लीडर कौन से मुद्दे उठा रहे हैं जरा ये देख लीजिए। उनके हाथ में एक लाल किताब रहती है, संविधान। संविधान को वो उन्होंने मुद्दा बनाया। संविधान किसका मुद्दा है? हमारा मुद्दा। कास्ट सेंसस को उन्होंने मुद्दा बनाया, ये किसका मुद्दा है? हमारा मुद्दा। रिजर्वेशन का को उन्होंने मुद्दा बनाया, ये हमारा मुद्दा है। रिप्रेजेंटेशन को मुद्दा बनाया है। निचले लोगों के तमाम इश्यूज़ को कौन पार्टी उठा रही है? उनको पता है कि इस प्रेजेंट रीजन के बरक्स कोई पॉलिटिक्स है तो यही है। और वरना देखिए, एक टाइम वही लोग, उसी पार्टी के लीडर कभी मंदिरों में भी जा रहे थे, आपने ये भी देखा होगा, टेम्पल्स में भी घूम रहे थे, लेकिन वहाँ तो बात नहीं बनी। अल्टीमेटली इस मुद्दे पे अब वो लीडर आ रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि उधर जो सारी पार्टियाँ हैं, बाकी लेफ्ट पार्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। पॉलिटिक्स जो बची है ना, प्रेजेंट रीजन के बरक्स में पॉलिटिक्स बची है, वो बहुजन पॉलिटिक्स ही है। तो क्यों नहीं हम अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा रिवाइव करें? मैं तो आशावादी हूँ इस मामले में। तो इसलिए हर दृष्टि से हमारे लिए आशावादी वाली बात है। सबसे बड़ा मेरा एक प्रश्न है। हाँ, पूछ। अभी आपने एक पर्सनल अपनी समस्या को लेकर एक किताबें लिखी हैं। क्या जो हमारे जो सामाजिक आंदोलन है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों की अपनी एक समस्या है, क्योंकि आप एक इतिहासकार हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि हम वास्तव में क्या वो आदिवासी लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी कोई पहचान है, या वैदिक काल में हमारी कोई पहचान थी, या मध्यकाल में हमारा उदय हुआ था? क्या अगला कोई अंक इस तरह का लाने का विचार है? क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो सवाल है ये आइडियोलॉजिकल ज़्यादा है। असल में ये जो मूल निवासी का विचार था ना, ये फूले ने दिया था बेसिकली, और फूले से भी पहले विलियम जोन्स ने दिया था। विलियम जोन्स ने कहा था आर्य जो लोग हैं, आर्य, ये मध्य एशिया से आए इस देश में, और आर्यों की जो आइडियोलॉजी, इसको खासतौर पर ज़माने के ब्राह्मणों ने अपनाया। इसलिए ये साबित करने के लिए, पता क्या साबित करना चाहते थे कि हम भी अंग्रेज़ों के बराबर हैं, है ना, क्योंकि वो अंग्रेज रूलिंग रेस थे, तो वो भी कहते हैं भाई हम भी जो है, हमारा ओरिजिन भी उधर से ही हुआ है ना, हम भी रूलिंग रेस है। फूले को जब ये बातें, ये सारा विमर्श चल रहा था ना, फूले को ये बात समझ में आई कि अच्छा, ये तुम लोग अंग्रेजों की बराबरी कर रहे हो ना, तो ठीक है। फूले ने कहा कि तुम अगर आर्य श्रेष्ठ हो और तुम बाहर से आए हो, ये साबित कर रहे हैं विलियम जोन्स जैसे लोग, तो ठीक है, हम लोग इस देश के मूल निवासी, जैसे अंग्रेजों ने अभी हमें गुलाम बनाया, भारत को गुलाम बनाया है, तुम्हें गुलाम बनाया, उसी तरह तुमने कभी हमें गुलाम बनाया। बेसिकली फूले ने एक आइडियोलॉजी दी थी मूल निवासी। अब ये मूल निवासी का विचार कितना हिस्टोरिकली करेक्ट है, इसमें डिबेट है। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर इस विचार को ज़्यादा नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा कास्ट इज डिवीजन ऑफ द पीपल ऑफ सेम रेस। बाबा साहब ये कहते हैं एक ही नस्ल के लोगों का विभाजन है। ये बाबा साहब का ये विचार है। बड़ा जटिल मामला है ये। कुछ लोग मूल निवासी भी हैं हमारे में से, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आदिवासी लोग मूल निवासी थे, दलितों में से बहुत सारी जातियाँ प्राचीन, और पिछड़े वर्गों में भी कई सारे जो समूह हैं वो बहुत प्राचीन हैं। लेकिन इस मुद्दे में मूल निवासी का मुद्दा बेसिकली हमें एक आइडियोलॉजिकल प्रेरणा ज़्यादा देता है, बजाय इसके कि हिस्टोरिकल डिबेट क्या है उसमें जाएंगे तो देखिए बहुत जटिल हो जाएगा ये मामला, और उसमें मैं ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता। हमें अपनी आइडियोलॉजी जो है, मैं करेक्ट, इसको हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं मानता, इसको मैं ये बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि बाबा साहब भी नहीं मानते थे। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो फूले ने दी, उसमें बाद में अम्बेडकर साहब ने जो चीज़ें जोड़ी, कुछ काशीराम ने जोड़ी, उस आइडियोलॉजी के तहत जो बातें हमें इंस्पायर करती हैं, बातों से जो रहना चाहिए। और रही बात अगले अंक की, देखिए इस किताब का जो सीक्वल है, इस किताब का जो अगला अंक जो बनेगा वो यही है, क्योंकि ये तो मेरी फॉर्मेटिव फेज ऑफ लाइफ के बारे में है। एज ए प्रोफेसर मेरे क्या अनुभव रहे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में आने तक का सफ़र है। ये जो हेडिंग है सर, हाँ, ये सर के लिए फिट होता है। अच्छा, पूरा सर के लिए। सर भी अपना यदि हम इसके जगह पर ये डाल देंगे और कुछ अमेंडमेंट कर देंगे, ये सर की किताब हो जाएगी। सर आप जरा ये जीती जागते उदाहरण है ये। तो थोड़ा सा आप बताइए, आपके ऊपर क्यों फिट होती है? ये ठीक क्यों होती है, आप अपना अनुभव सुना देते अपना नाम भी बताइए। मैं देर से नियुक्त हुआ ना, 12 मार्च 19 में यहाँ पर क्या नाम? जोर से
नाम बताइए पहले। मेरा नाम जगीलाल खरे है ना। मैं 12 मार्च 1990 को सोमनाथ में धनदास धर्मशाला में ज्वाइन किया हूँ 1990। 1990 में। थोड़ा वो जोर से बोलिए, वीडियो बनेगा नहीं। हाँ जी। हाँ तो क्या अनुभव रहे आपके, जख्म क्या रहे? देखिए ना, मैं बताने जा रहा हूँ तो शुरुआत हो रहा है। तो कैसे ज्वाइन किया, साथ में बताइए ज्वाइन क्या करने क्या के हुआ है। बाद थोड़ा ब्रीफली बताना। ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार करते रहा। बाकी नियुक्ति हुआ 12-22 लोगों में से मैं नियुक्त हुआ था। बाद में 8 महीने 9 महीने के बीच करीब उसको टर्मिनेट कर दिया। 12/4 का पालन करके महावीर का योग था आदि के आखिरकार टर्मिनेट कर दिया। मैं 9 साल तक लड़कर हाई कोर्ट जबलपुर से इस तरीके से 3 गारंटी खाने को पुनः रिस्टेट हुआ। इस पोस्ट पे थे आप? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट। 9 साल मैं लड़ करके आया। अच्छा, वही रोस्टर वाला मामला है। रोस्टर नहीं, मतलब सब खेल है सर। कास्टिज्म था सर। टोटली ये है कि संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि आज तक डॉक्टर साहब को पीएचडी नहीं होने दिए, इसलिए नहीं होने दिए कि रोटेशन में प्रोफेसर बन जाएंगे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है इनकी उनके ऑर्डर को मानना पड़ेगा, स्टूडेंट उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। इसलिए इनको मतलब पीएचडी होने नहीं दिए। इनकी थीसिस जमा होने के स्टेज में बाइंड होकर पड़ी रही, पर आज तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। और अब रिटायरमेंट के स्टेज में तो ये अभी थोड़ा सा नए गेस्ट आए हैं, इनको भी हम स्वागत करते हैं। कि तरफ जरा अपना घुमा दो देखकर। तो आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं आपका भी परिचय साथ के साथ ही दे देना जब आप लोग बात है। तो सर आपके सवाल पे आते हैं। आपने सर ये बहुत सही बात कही कि ये जो किताब का जो टाइटल है जख्म अभी ताज़ा है। असल में ये जख्म मेरा जख्म नहीं है, ये हम सब का ही जख्म है। और इसलिए मैंने ये टाइटल भी बड़ा सोच के रखा था। और ये जख्म कभी भरता भी नहीं, ये तो भरने ही नहीं देते, कभी न कभी फिर जख्म को पूरे देते हैं। तो सर आपका जो अनुभव है, आप भी देखिए आपका जो जैसे मैं जैसे ज्वाइन कहा 1 जुलाई 2022 से मैंने जब से ज्वाइन किया तब से लगातार मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अब इंस्टीट्यूशन परेशान नहीं करते हैं, अब स्टूडेंट परेशान करते हैं। कहते हैं कि आप हेड हो सर, आप हेड हो विदाउट पीएचडी, आपको रिसर्च कुछ नहीं आता है। आप हमें रिसर्च के बारे में मत बताइए। आप रिसर्च स्टूडेंट को गाइड कर सकते हो? नहीं कर तो सकते हैं, सर, नहीं कर सकते। ऐसा है सर। देखिए हर एक आदमी को अपने ढंग से लड़ना होता है, अपने ढंग से लड़ने के तरीके हैं। मेरे सामने जब इस तरह की समस्याएं आई तो मैं तो मेरा देखिए हरियाणवी जो है कल्चर की है हमारी, उसमें गट्स भी होता है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि जब मैं लड़ाई पे आ जाऊँ किसी से, मैं मेरा कभी आगे पीछा नहीं देखा। मैंने आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या होगा, तो उस समय में बदल गया और भिड़ गया। जब आप सीधा अटैक करोगे तो वो डिफेंसिव पे आ जाते हैं, तो उस समय आप अपना बचा सकते हो। आप उस तरह से हो सकता है लड़ नहीं पाए या अकेले पड़ गए या जो भी सर। लेकिन मुझे और बता रहा हूँ, आपके साथ बहुत गहरी बीच में रोक रहा हूँ। इनको इसलिए परेशान नहीं होते, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे संगठन से कोसों दूर रहते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते वो लोग। इसकी जानते हैं यदि इंस्टीट्यूशन इसको परेशान कर देगा 5 मिनट में यूनिवर्सिटी घेर देंगे। तो बस एक प्रोटेक्शन तो ये है अपने, पूछ लीजिए, बहुत सशक्त माहौल है हमारे। लेकिन आपके साथ जो हुआ मुझे उसके लिए बहुत पीड़ा हुई इस जान से। और अभी जो जिस लेवल पे आ गए थे जो डैमेज हो गया वो तो हो गया डैमेज, लेकिन डैमेज कंट्रोल जरूर करना हमें। आगे जो है साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि सर के साथ या किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो और साथी आए हैं सर। मैं सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। यदि मुझे पता चल जाता है कि इसके साथ अन्याय हुआ, उस आदमी को मैं जानता हूँ, तो जब मुझे मौका मिलता है मैं यही इनका गाइड सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम में जुड़ा हुआ है और एक फंक्शन हो रहा था तो लंच ले रहे, हम लोग साथ में लंच हो रहा था। तो मैंने बोला कि सर आपने तो बहुत से PhD कराए हैं, एक बार किसी अपने स्टूडेंट को लेते हैं तो ये तो अपनी जिम्मेवारी होती है कि नहीं? बोले हाँ होती है। मैंने बोला आप अपनी जिम्मेवारी निभाने में फेल्योर रहे, आपके अंदर स्टूडेंट है, आपने खुद ने लिया है, आप उसको डॉक्टरेट नहीं करा पाए, उनका फेल्योर नहीं है, आपका फेल्योर है। तो नहीं आप ऐसा कहें। अरे मैंने बोला मैं भी सर यूनिवर्सिटी से आया हूँ,
तो मैं उस दिन 2-4 और खड़े थे एस एस्कॉर्ट। चलो सर, ये थोड़ी मैं मतलब मेरा कहने का मतलब एस्कॉर्ट किया। आपकी व्यक्तिगत बात हो जाएगी थोड़ी ज़्यादातर नहीं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, या बाहर ही है। आइडिया पे ही बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप आए हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहू रायपुर में रहता हूँ। थोड़ा जोर से मैं नरेश कुमार साहू रायपुर में रहता हूँ, यहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं। तो ये मेरी बात था ये कि कंटेक्स्ट में कोई आपकी भी कहानी है, मेरे जमशेद की कहानी है, तो आपका कोई सवाल वैसे भी दिमाग में इस टाइम नहीं आ रहा है? मेरा तो सवाल है सर कि बहुत सारे आरएसएस जैसा एक मजबूत संगठन हमारा काउंटर के लिए भाई सांस्कृतिक टीचर तो वो बोलते कि हमारे सांस्कृतिक संगठन है, तो हमारे देश में हमारे कोई सांस्कृतिक संगठन ही नहीं सबको जोड़ने वाले। और आपका पार्टिकुलर ST SC OBC को लेकर के हम कहीं भी जाते हैं तो हम अकेले, विश्वविद्यालय अपना नहीं लगता, देश अपना नहीं लगता, राज्य अपना नहीं लगता, गांव भी अपना नहीं लगता, शहर भी अपना नहीं लगता। तो ऐसा हम क्या करें? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल आपके दिमाग में आया है। देखिए, बाबा साहब की जब गांधी से डिबेट हो रही थी, ये गोल में सम्मेलन से पहले की बात है, जब बाबा साहब गांधी से मिलने गए थे फर्स्ट गोल में सम्मेलन के दौरान की शादी बात है। मतलब उस समय गांधी को पता चल गया था कि ये जो है दलित के मुद्दे उठाएंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन की मांग करेंगे। तो गांधी ने उनको रोकने की कोशिश करी, तो बाबा साहब ने उन्होंने कहा कि जो है आपका भी देश है, दिस इज़ योर होमलैंड ऑल्सो। बाबा साहब ने कहा था ये मेरा होमलैंड नहीं है, जो आप कह रहे हो ना, ये हमारे गांव नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारे शहर नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। ये बात जो है एक हद तक सही है, आज भी ये सही है, इस ज़माने में तो सही थी। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए, बहुत सारा काम कर दिया है हमारे पुराने नेताओं ने। जैसे पूरे ने काम शुरू किया था, तो बाबा साहब ने इतना सारा काम किया, हमें संवैधानिक प्रोटेक्शन दिलाया। उसके बाद जरा वो कीजिए, काशीराम साहब जब चले ना, उस समय भी बाबा साहब ने संविधान के जरिए तो दिला दिया था, पर हकीकत में तो हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा था, हमें जो है न्याय मिल ही नहीं रहा था, ना आरक्षण लागू हो रहा था। फिर काशीराम ने जो है एक मुहिम चलाई। आप कह रहे थे ना, देखिए आपने सिस्टम का नाम लिया, वो जो प्रेजेंट सिस्टम का एक सिस्टम है उसकी बात कर रहे हो आप। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, ना मैं उसकी कोई आलोचना करूँगा, अपने ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह दूँ, ऐसी बात नहीं है कि हमारे संगठन नहीं बनाए गए। काशीराम ने कई संगठन खड़े किए, जैसे आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा संगठन है बामसेफ, वो इतना पावरफुल संगठन है आज भी। तो बामसेफ के भी कई हिस्से हैं वैसे, लेकिन सारे बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो बामसेफ से हम जुड़ सकते हैं, है ना। और बता रहा हूँ, सुनिए ना, हाँ नहीं व्यक्ति बड़ा हो जाता है ना संगठन। नहीं सुनो, वो देखिए वो तो हमारे संगठन में व्यक्ति बात थोड़ी बढ़ जा रही है। मेरी बात, ये बातें व्यक्तिगत जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ये हर एक संगठन में होती हैं, खासकर हमारे संगठन में थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन जो भी हम व्यक्तिगत चीज़ों को, हितों को थोड़ा सा नीचे रख के अगर हम इनका सहयोग करें तो उस संगठन में दिक्कत नहीं है। बामसेफ है, एक DS4 काशीराम ने बनाया था। तो BSP जो है वो अपने आप में एक राजनीतिक आंदोलन है। हालांकि BSP आज थोड़ा सा डाउन पे है, अब किस तरह की उनकी लीडरशिप जो है काम कर रही है उसकी, लेकिन फिर भी संगठन तो है, संगठन है सर, संगठन है। और मान लिया BSP तो बांध से भी खत्म कर दिया ना। सुनो, मान लिया आपको लगता है कि संगठन ये संतुष्ट नहीं, तो हम भी नए संगठन खड़े कर सकते हैं। हमारे पास वो अधिकार है लोकतंत्र में, और कोई रोकने वाला नहीं। तो आप अपने लेवल पे, अब देखिए नए लीडर भी काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर भी काम कर रहे हैं, है ना, क्या नाम है उनका, जिग्नेश मेवानी जैसे लोग भी काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी काम कर सकते हो। अब कोई रोकने वाला नहीं है हमें, हमारे पास इतने अधिकार है आज, और आज हमारी एक पहचान भी बन गई है, हमारी बात सुनी भी जाती है। देखिए इस फेस्टिवल में आया हूँ, यहाँ मेरी बात, मेरे लिए पूरा मंच रखा गया था, क्योंकि अकेला मैं दलित लेकर था, तो मेरे लिए उन्होंने पूरा मंच रखा, पूरा एक सेशन रखा, और अच्छे से बात हुई। आज हमारी बात सुनी भी जाती है, ऐसी बात थी। और कोई आपने से कल चर्चा में था सर, मैं डॉक्टर नरेश कुमार गौतम। कल मैं आपके पूरे सत्र में बैठा हुआ था, राकेश कुमार जी का सत्र ले रहे थे। उसमें
उन्होंने बहुत आपको कुछ कंटेम्प्रेरी इशू पे करने की कोशिश की, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करूँगा। एक तो ये कि आपको जब आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद से लेकर के जॉब होने तक में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, एक ही। दूसरा, जो आपका रिलेटेड टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भी आपके निजी अनुभव रहे बचपन में, उसका आपके जीवन में और पूरी देखने की दुनिया के नज़रिए में क्या बदलाव हुआ? ये 2 हमारे मूलभूत सवाल हैं। पहली बात तो नौकरी ढूंढने में जो स्ट्रगल हुआ, वो स्ट्रगल तो मतलब ऐसा है, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि नौकरी में कभी कुछ मिलेगा भी, कोई नई सुबह आएगी। दरअसल ये अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। तो एक बार फैमिली इसका जवाब नहीं दूँगा। आप मेरी आत्मकथा विस्तार से पढ़ोगे, उसमें पूरा एक चैप्टर का एक हिस्सा है, मतलब चैप्टर ये शायद एंड ऑफ एन इमोशनल रिपोर्ट, इस टाइटल से मैंने जो है एक उसी समय लिखा था एक संस्मरण अपना, जब मुझे JRF मिला था। उससे पहले मैं हज़ारों नौकरियों के टेस्ट दिए होंगे, क्योंकि कोई कंपटीशन, कोई भी नौकरी आ जाए उसके लिए एग्ज़ाम देने चले जाते थे, उसमें ये था नौकरी मिल जाएगी, और ना उसके लिए कोई तैयारी थी, ना कोई कोचिंग थी, तो ऐसे ही चले जाते थे। लेकिन अगर कोचिंग के तो कुछ होता नहीं, तो अल्टीमेटली लेकिन हिस्ट्री पे मेरी कमांड बन गई थी, तो मेरा JRF निकला, और तब ये संघर्ष जो है वो एक ख़त्म होता है इसी वे में कि आर्थिक रूप से जो है, हालांकि नौकरी ढूंढने में फिर कुछ स्ट्रगल, कई बड़े स्ट्रगल करने पड़े। क्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाना अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल था। मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था, विपिन चंद्रा जैसे लोग थे जो एक्सपर्ट थे, उसने मेरा सिलेक्शन किया मेरिट पे, पर मेरे वहाँ के जो वाइस चांसलर थे उसने मुझे सिलेक्शन लेटर नहीं दिया। तो वहाँ के लिए फिर हाई कोर्ट में जाके केस किया, तो बहुत लंबी लड़ाई, सब आप इसमें पढ़ेंगे। इस तरह से मैंने अपना हक हासिल किया। दूसरी बात, दूसरा जो सवाल आपका कि जाति, ये जो जाति है ये किस तरह से पर्सपेक्टिव को बनाती है। देखिए, नो डाउट हमारी जो पर्सपेक्टिव होता है, हमारा जो कंटेक्स्ट होता है ना, हिस्ट्री में डिबेट है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है या कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को हम समझ ही नहीं सकते जब तक उसके कंटेक्स्ट को ना समझें, क्योंकि व्यक्ति का बनना उसके कंटेक्स्ट से बनता है। तो भारत में कंटेक्स्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा यथार्थ वो कास्ट है। लोग सब हम जिस जात में पैदा होते हैं वहीं से हम कोई हमारी थिंकिंग प्रोसेस बननी शुरू होती है। देखिए, MS कोरे है एक राइटर, वो अम्बेडकर पे किताब लिखते हैं, MS कोरे बहुत बड़े सोशलोजिस्ट, वो सोशल लोकेशन का एक सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं राधा कृष्णन जब भारत के बारे में लिख रहा है तो वो भारत की तारीफ कर रहा है, नेहरू लिख रहा है तो भारत के अतीत की तारीफ कर रहा है। लेकिन बाबा साहब जब लिखते हैं रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, वो ये कहते हैं ये कैसा समाज है, ये कैसा एक देश है, इसमें किस तरह से जो है बहुजन समाज के लोगों को पिछला गया है, तो हक नहीं दिए गए। तो मेरे ऊपर भी ऑब्वियसली जो कास्ट है, कास्ट का जो दंश है, वो उसके लिए उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं जो है हम सब लोगों का देखने की जो जरूरी है, हाँ कोई बात नहीं, तो उस रियलिटी का प्रभाव है। हालांकि देखिए, कई लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव होकर लिखना चाहिए, हम सब ऑब्जेक्टिविटी के साथ फॉलो करते हैं। हम देखिए साइंस के, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी सारी फॉलो करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, यथार्थ को जब देखते हैं एक तो समाज के निचले व्यक्ति के नजरिए, तो उस समय हम सच्चाई के कहीं ज़्यादा करीब होते हैं। कई लोग ये आरोप लगाते हैं आप जो है बायस हो जाते हो या भावुक हो जाते हो। ये भावुकता नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है। जरा आप भी अपने आप को इस जगह देखिए, एक महिला का जो ज़्यादातर फेमिनिस्ट राइटर बहुत लिख रहे हैं, देखिए उनको भी आप भावुक कह सकते हैं, वो खुद अपर कास्ट की महिलाएं हैं। अब उस एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उससे किस तरह की ऑब्जेक्टिविटी की उम्मीद करते हो आप? तो क्या बताएगी, निष्पक्ष रूप से किस तरह से बताएगी उस बात को? देखिए, जो दलित ट्रॉमा है ये भी उसी तरह का इंसल्ट है, इसको बताना भी आसान नहीं। मैंने इसमें कल की चर्चा में बता रहा था, इसमें भी लिखा मैंने इंट्रोडक्शन में कि ये बताना भी आसान नहीं है, क्योंकि दोबारा उस ट्रॉमा को झेलना है। लेकिन क्यों बताया? हम प्रकाश वाल्मीकि ये लिखते हैं कि मैंने एक बार लिखा, 50 पेज लिखे, फाड़ दिए। क्या लिख दिया, कितना इंसल्ट। दोबारा राजेंद्र यादव उनको प्रेरित कर रहे थे, उसका लिखो, तो फिर लिख दिया, वो जो है काफ़ी पॉपुलर हो गया, इतिहास बन गया। ये क्यों लिखते हैं? हम क्यों अपना दोबारा जो है अपना सहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? तो इसलिए कि हम एक सभ्य समाज बना रहे हैं।
ये जो दलित आत्मकथाएं होती हैं सर, ये जो दलित आत्मकथाएं होती हैं ना, ये दलित अपनी सहानुभूति पाने के लिए या कोई विक्टिम अपने आप को दर्शाने के लिए नहीं लिखते। ये बेसिकली दलित के लिए भी नहीं लिखी गई, क्योंकि आप सबको तो पता है, हम सबको अपनी स्टोरी हमारे दर्द का ही पता है। ये असल में नॉन दलित्स के लिए क्या है, दलितों के लिए है, ताकि उसको ये महसूस हो कि तुम लोग जो कर रहे हो, तुम्हारा जो व्यवहार है वो कितना नुकसान कर रहा है, वो कितना आहत कर रहा है। हमने एक सभ्य समाज बनाना है इस पर्पज़ से। तो मेरे जो पर्सपेक्टिव पे भले ही जाति का असर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा पर्पज़ जो है, मेरा पर्पज़ वही है, अपर कास्ट के लोगों को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा पर्पज़ उन लोगों को एहसास कराना कि आपने ये जो समाज बनाया है इसमें कितनी इम्परफेक्शंस हैं, इसमें कितनी खामियां हैं, इसको हम सब मिलकर ठीक करें ताकि हम एक शानदार और एक सभ्य दुनिया में रहें। शेखर जी का सवाल कैसा सवाल है? मैं तो कल सुन रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी, मैडम भी आई हैं, कुछ मैडम भी कुछ पूछना चाहें तो शेखर जी, आपका एक मैं आपका विचार लेना चाहता हूँ। जी जी एक आइडिया मैं आपका भी लेना चाहता हूँ। बताइए। तो मैं यही मूव करता हूँ। बस ये लास्ट का सवाल है, लास्ट के बाद नहीं, सवाल तो मेरे मन में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लगभग हम उस स्थिति से हर दलित गुजरता है जो आप गुजर रहे हैं, वैसे मैं भी तो हम लोगों की प्रॉब्लम्स जो है एक ही तरह की है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दूसरा जो समाज है, जिसे हम कहते हैं शोषक समाज कह सकते हैं, भारत की सवर्ण समाज, मनुवादी या ब्राह्मणवादी कह सकते हैं, उस समाज को आईना दिखाने के लिए साहित्य एक बड़ा माध्यम और एक नुकीला माध्यम है कि व्यक्ति अगर इग्नोर करके जा रहा होता है तो उसे धीरे धीरे सुई चुभाई जाती है। इधर देखो, इधर आपको देखना पड़ेगा। ये साहित्य और कलाओं में शक्ति है। इसमें आगे अब हम अगर जाएं तो ये सिनेमा भी उस तरह की कला है। आप सिनेमा में काम भी कर रहे हैं? वो सिनेमा में काम करता हूँ, दृश्य माध्यमों में काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा माध्यम है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है कहानियाँ हैं, उसकी बुनियाद जो है भोगा हुआ यथार्थ है। तो ये जो भोगा हुआ यथार्थ है, इसको कोई भी समाज, सभ्य समाज कबूल करेगा ही या खारिज तो कर ही नहीं सकता। थोड़ा सा मैं अपनी बात उसमें और स्पष्ट कर देता हूँ कि आजकल कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हमारे मित्र ही थे कि मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन आपकी बिरादरी के साथ ज़रूर हुआ। ये मैं दावे से कहता हूँ। जाति का जो मसला है वो आज की तारीख में और उसके पहले भी, पर कहाँ जाति का मसला नहीं है भाई। जो जिसको जो काम दिया वो करना ही पड़ेगा, ये था ना। इसका अर्थ क्या है? कालीन के नीचे गंदगी छिपा के लोग घर साफ होने का दावा करते रहे, लेकिन कालीन के नीचे की जो सड़ांध है वो तो आपके नाकों में भेद के निकलेगी ही। आपकी जी, तो मेरा यही बोलना है कि साहित्य का जो माध्यम आपने चुना है अपनी आत्मकथा के ज़रिए, आपकी ये आत्मकथा सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रतिनिधि कथा है जो हजारों भोगे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व है। बस मेरी यही थोड़ी सी आपने जो ये सवाल नहीं है, आपका टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है, बहुत प्यारी, बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन आपने करी है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन, इसको मैं 2-3 बातें कहूँगा। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे इनफॉर्मली जो चर्चा हो रही थी कि आप अपने रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, फिल्म से भी जुड़े रहे हैं। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें भी, और खासकर फिल्म का क्षेत्र है या डॉक्यूमेंट्री का क्षेत्र, इसमें बहुत ही कम लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो अनुभव है ना वो रॉ अनुभव है, वो ओरिजिनल अनुभव है। इस अनुभव की पूरी दुनिया में डिमांड है। मतलब इस अनुभव, यही वो अनुभव है जो बचा हुआ है, जिसको दुनिया जो है सराहेगी अगर ये सामने आ जाए।
खासकर इस कला के माध्यम से। तो देखिए एक कला तो साहित्य है जो हमारे जैसे लोग लिख रहे हैं, एक माध्यम आपके पास है। इस माध्यम में अभी जैसे मैं नीरज गेवान की मसान बनाई थी फिल्म, अभी उसकी एक होम बाउंड एक फिल्म बनी है और वो जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है भारत की तरफ से। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। नीरज गेवान कहते हैं कि मैं भारत का फिल्म इंडस्ट्री का पहला अकेला डायरेक्टर हूँ जो दलित बैकग्राउंड से आया है, अकेला। वो कहता मैं बिहाइंड द कैमरा भी हूँ, कैमरे के पीछे भी हूँ और कैमरे के आगे भी हूँ, यानी वो एक्टिंग भी करते हैं। उसकी ये दोनों फिल्में इतनी इंटरनेशनल एक्लेम हुई हैं और खासकर होम बाउंड जो अभी 2026 के लिए नॉमिनेटेड हुई है उस, तो इस तरह से काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। आप जैसे नाग साहब आप जो काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा क्योंकि अकेले नीरज से काम नहीं करें। हमारे इस कंटेंट की डिमांड है। असल होता क्या है कि ये जो नॉन दलित लोग हैं उनको पता है ये सब्जेक्ट बड़ा सेलेबल सब्जेक्ट है, वो हमारी कहानियाँ हमारी किसी हमारे जैसे मान लिया मेरी आत्मकथा पढ़ ली है, ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ ली, हमारी कहानियाँ थोड़ा सा चुरा के उनको मैनिपुलेट करके और वो फिल्में बनाते हैं और बड़ी सतही सी फिल्में होती हैं। वो बिल्कुल मतलब 2 कौड़ी की नहीं, जैसे आरक्षण फिल्म देख लो 2 कौड़ी की फिल्म नहीं, और कोई भी फिल्में देख लो जितनी भी कास्ट इश्यू वही कह रहा है, क्योंकि उनमें उनका वो जो अप्रोच है वो जाता ही नहीं। वो कास्ट की दलित प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं कि जैसे ये तो कुचले ही जा रहे हैं, ये तो मारे ही जा रहे हैं और हीरो आता है एक अपर कास्ट का जो उनको प्रोटेक्ट करता है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जो दलित है वो एवरीडे ऑफ लाइफ एक स्ट्रगल है, वो बहुत तरीक़ों से संघर्ष करता है आत्मसम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, और उस यथार्थ संघर्षों को कोई नहीं देखा। तो मेरी आपसे खासकर ये गुजारिश है और मैं खासकर आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी कहानी को भी आप पढ़ें और इस पर हो सके तो इस पर अगर फिल्म का भी आइडिया डेवलप हो या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहें और आप इस क्षेत्र में काम करें। पिछले कई सालों से आप बता रहे थे आपने शायद काम थोड़ा ढीला कर दिया, लेकिन निराश नहीं है। मैंने इसी दौर में जब लोगों ने लिखना कम कर दिया, इसी दौर में अपने आप को दबा, आप भी अपना काम करें और अर्थ में लोग नहीं सराएंगे, लोग दबाएंगे, मुझे पता है ये होता है हमारे साथ। कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस चुप्पी का षड्यंत्र है। हमारी बात पे चुप हो जाते हैं, थोड़े चर्चा ही नहीं होती। लेकिन हम नहीं, हमारे भारत के लोग नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया तो है, अंतर्राष्ट्रीय जगत को पता है ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये रेस की जो प्रॉब्लम है, जेंडर की प्रॉब्लम है, एथनिसिटी की प्रॉब्लम है, कम्युनल प्रॉब्लम है, इसी तरह की गंभीर प्रॉब्लम ये भी है। तो इसको हमें वहाँ तक ले जाना है। ये हमारे जैसे आप जैसे युवाओं का एक दायित्व बनता है। तो ये शायद हाँ सर आप 3 दशक से हमारे विश्वविद्यालय में कार्य कई जगह स्टेट PSC में भी है, 1 मिनट आया सर से होंगे। तो क्या सर आपके ध्यान में ऐसा आया कि उसको कास्ट का होने के नाम पे या वीकर सेक्शन का होने के नाम से या महिला जेंडर बायस ऐसे कोई आपके केस आए? किसी ने रिपोर्ट नहीं की लेकिन आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या आपने उसको न्याय दिलाया? ऐसा कुछ आपने इशू हो तो जरूर बताया। बहुत बढ़िया सवाल है और मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं किसी कमीशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ ऐसे मेरे तरीके हुए और जैसे मैं एक जगह गया एक कमीशन में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ कि भाई जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए वो ये कह रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली मतलब ये कहा जो लिखित में नहीं कि भी SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी के नंबर उनके नंबर जो है एक लेवल तक दें ताकि ये जर्नल की कैटेगरी में ये लोग पाल ना करें, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन होती है। मैंने वहाँ डट गया एक बार, मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ हम बच्चों का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो असेसमेंट कर रहे हैं, उनकी मेरिट के बेस पे कर रहे हैं। तो आपने ये टैग भी गलत लगा रखा है, बता रखा है, इनकी आइडेंटिटी बता रखी है, ये SC है, ये ST है, पहली बात ये टैग हटाइए और बिल्कुल फेयरली होने दीजिए। इस बात पे मैं यानी कि मैं अपने पैनल का जो चेयर कर रहे थे उससे लड़ गया। फिर बात कमीशन के चेयरमैन तक पहुँची। कमीशन के चेयरमैन उसने 2 बात कही, एक तो रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं आने चाहिए मतलब जनरल में, और दूसरे स्टेट के भी नहीं आने चाहिए। मैंने
लेकिन कभी दूसरे स्टेट के नहीं आने से आपको अपना कुछ ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के अच्छे कैंडिडेट मिले, आपको इसका फायदा होगा। तो इन दो मुद्दों पे मैं एक जगह अड़ा, मैं चलो कमीशन का नाम भी बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ये बात है। तो अल्टीमेटली कमीशन के चेयरमैन को मेरी बात माननी पड़ी। मैं कहा कि ठीक है, आप जिस तरह से चाहो वैसे ही कर सकते हो। तो उसमें मैं अकेली मतलब एक दो तो शेड्यूल ट्राइब बच्चों का, वहाँ शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा होते हैं, शेड्यूल ट्राइब बच्चों का जनरल में सिलेक्शन करवा पाया, और एक दूसरे स्टेट के बच्चों का, एक शायद बिहार का था, एक शायद हरियाणा का था, अच्छे कैंडिडेट थे, उनका जनरल में सिलेक्शन किया। ये एक अनुभव मैंने बताया। इसी तरह और भी कमीशनों में मैं कभी झारखंड पब्लिक कमीशन में भी गया, बिहार में भी गया, और उत्तराखंड पब्लिक कमीशन कई जगह। उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त मेरा जो है ना फाइट हो गया था इसी बात पर, कम्युनिस्ट के साथ। अक्सर मेरी इस बात पर लड़ाई होती रही है, लेकिन एक दो जगह मैंने काफ़ी फेयर भी देखा, खासकर मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तारीफ करता हूँ। वो कास्ट आइडेंटिटी बिल्कुल छिपा करते हैं, वो बिल्कुल मेरिट पे काम करते हैं, उन्हें यही चाहिए। लेकिन कई जगह देखो ये कास्ट ये है भेदभाव चल रही है। अभी डायरेक्टली डायरेक्टली कोशिश करते हैं कि इन लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके उनके साथ। लेकिन मैं जहाँ तक मुझे पता चलता है, जब भी मैं उस समय फिर वही बात है, मेरा जो हरियाणवी जो टीचर है ना, जो जैसे हरियाणवी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, बड़ा धाकड़ होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति, सारे नहीं होते, कोई कोई होता, ज़्यादातर थोड़ा वो जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्टिकुलर जो ना अड़ जाए उसमें परवाइज हो, उस समय मैं वो अपना जो अपना जो चेहरा है उसके साथ आता हूँ, और अल्टीमेटली मेरी बात सुनी जाती है, क्योंकि हम इस पर बात करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। तो ये सर आपका तो मैं लास्ट में है ना शुक्रिया करूँगा सारे पैनलिस्ट का, और सर आप बहुत थैंक्स आप कम्युनिटी की बात साथ। तो अभी सर ने जो अपनी आत्मकथा जख्म अभी ताज़ा है उसके बारे में प्रश्नों बताया, और कहाँ जो है सर जो है PSC में सिलेक्शन बोर्ड में मेंबर रहे, और जो डाउन टोडन के साथ में या जो लोग जेंडर बायास रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक हेयर सिलेक्शन कराने में कामयाब रहे, बहुत से लोगों को आगे बढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आप जिस फील्ड में उसमें बहुत स्कोप है, आपका ये स्पिरिट बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में ये पढ़ने की हाँ, तो मैं आप सभी जो हमारे यहाँ आज जो बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद में पढ़ के सर से और क्वेश्चन करें, और खुद इनकी आत्मकथा से प्रेरित होकर अपनी आत्मकथा भी लिखें, और को भी मोटिवेट करें, और सभी तरह के जो फील्ड है हमारा राइटर का फील्ड है, लेखन क्षेत्र है, उसमें आगे आए, पब्लिकेशन में आगे आए, शिक्षा में आगे आए, प्रशासनिक सेवा में आगे आए। तभी हम डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था और जो उन्होंने बोला था कि मेरा ये जो मिशन है आप आगे नहीं ले जा सकते, तो कम से कम पीछे मत जाने देना। तो हमारी ये हम अपेक्षा करते हैं कि जो ऐप साहब से हम लोगों को जो सीख मिली है उसको हम फील्ड में अप्लाई करेंगे, और बाबा साहब को मिशन को आगे तेज़ी से बढ़ाएंगे। और एक समय आएगा कि यहाँ कोई लोग भी ये नहीं बोलेगा कि मूल निवासियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है। सर आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपका सबका भी शुक्रगुजार हूँ, आपने स्पेशल सेशन अलग से ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। इस किताब को सभी लोग अभी अमेजन पे भी अवेलेबल है। मैं अपने जो श्रोता है उनसे भी गुजारिश करूँगा इसको ज़रूर खरीद के पढ़िए। थैंक यू।